रहा हूं मैं। अब देखेंगे यहां पर डीसी जनरेटर। तो डीसी जनरेटर का पैरेलल ऑपरेशन करना है तो हमें किन किन चीजों को ध्यान रखना होगा, क्योंकि मेन पॉइंट होता है जैसे आपने ट्रांसफार्मर का पैरेलल ऑपरेशन किया था, उसमें टर्मिनल वोल्टेज, फेस, है ना, फ्रीक्वेंसी, फेस सीक्वेंस और सब चीज देखते हो ना आप, वैसे ही यहां पर भी देखेंगे। तो डीसी जनरेटर को समांतर में प्रचालन करने के लिए दो डीसी जनरेटर को जो समान रेटिंग के होंगे, जैसे आपने ट्रांसफार्मर में देखा था समान रेटिंग के दो ट्रांसफार्मर थे और उनका हमने पैरेलल ऑपरेशन किया था, समांतर प्रचालन किया था। एज अ सेम हम यहां पर क्या करेंगे, डीसी जनरेटर का भी समांतर अर्थात कि पैरेलल ऑपरेशन करेंगे। तो यहां पर हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होगी, सबसे पहले तो समान रेटिंग होना चाहिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पर डीसी जनरेटर का पैरेलल ऑपरेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, डीसी वितरण अर्थात कि डीसी जो सप्लाई है एवं अधिक लोड के प्रचालन हेतु हमें आवश्यकता क्यों होती है, ये मुख्य इंपॉर्टेंट है। तो हमें कभी कभी क्या होता है, लोड ज़्यादा होता है हमारे पास और हमारे पास उस बल्क पावर को जनरेट करने के लिए मशीन की आवश्यकता होती है और हमारे पास दो छोटे छोटे जनरेटर रखे हुए हैं और हमें पावर डबल चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दो जनरेटर का पैरेलल ऑपरेशन कर देंगे। तो आधा जनरेटर आधा लोड उठा लेगा, एक जनरेटर आधा लोड उठा लेगा और दूसरा जनरेटर आधा लोड उठा लेगा। तो दोनों का जो पावर है वो किसी एक सिस्टम को चलाने के लिए कारगर होगा। तो हम दो जनरेटर का पैरेलल ऑपरेशन करके, जैसे ट्रांसफार्मर का पैरेलल ऑपरेशन किए थे, एज अ सेम यहाँ पर डीसी जनरेटर का भी पैरेलल ऑपरेशन करेंगे। तो यहाँ होता क्या है, डीसी सिस्टम में मतलब कि डीसी जो वितरण करना है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, अधिक लोड पर प्रचालन हेतु एक से अधिक डीसी जनरेटर को क्या करते हैं, हम समांतर में जोड़ देते हैं और समांतर में जोड़कर हम जनरेटर का समांतर प्रचालन कर सकते हैं और यही समांतर प्रचालन अर्थात कि पैरेलल ऑपरेशन कहलाता है। क्लियर है सभी को? अब यहां पर देखेंगे तो किस टाइप से पैरेलल ऑपरेशन किया जाता है। इसके लिए मेन जो पॉइंट्स क्या होंगे इसके बारे में हम जानेंगे। तो इसके लिए इसके मेन लाभ क्या होंगे, एडवांटेज यदि हम देखें, एडवांटेजेस, तो एडवांटेजेस क्या होंगे, हमें क्या प्राप्त होगा कि हम डीसी जनरेटर का पैरेलल ऑपरेशन करें। तो मेन पॉइंट यहां पर हो जाएगा, लोड के अनुसार जनरेटर को हम क्या कर सकते हैं, कम अधिक किया जा सकता है। जैसा लोड होगा उस हिसाब से हम ज़्यादा लोड है, बल्क पावर में लोड है हमारे पास और हमारे पास जनरेटर की रेटिंग उतनी है नहीं, अर्थात एक जनरेटर की जो क्षमता है वो उतनी ज़्यादा नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, हमारे पास समान रेटिंग के दो जनरेटर रखे हुए हैं। जब दो जनरेटर रखे हुए हैं तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों को समांतर में प्रचालन कर सकते हैं, पैरेलल ऑपरेशन कर सकते हैं। उससे क्या होगा, ये जो जनरेटर है ये जिस लोड को हम कनेक्ट कर रहे हैं उसको प्रॉपर सप्लाई दिया जा सकता है। तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा, हम यहाँ पर लोड की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, क्या बढ़ा सकते हैं, लोड की क्षमता को बढ़ा सकते हैं, अर्थात कि लोड ज़्यादा लगाकर दो जनरेटर को पैरेलल ऑपरेशन करके हम ज़्यादा लोड डाल सकते हैं उस पर, क्योंकि आवश्यकता से अधिक हमें क्या मिलेगा, पावर मिलेगा। तो हम वहाँ पर और लोड लगा सकते हैं। जब दो जनरेटर का पैरेलल ऑपरेशन हो जाएगा तो हम लोड को, यदि हमने अभी लाइट लोड को कनेक्ट किए तो बल्क पावर में लोड कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें दो जनरेटर से जो पावर मिलेगी वो ज़्यादा मिलेगी और हम लोड को बढ़ा सकते हैं। फिर क्या हो जाएगा, यदि समांतर क्रम में संयोजित जनरेटरों में से एक यदि खराब हो जाए तो अन्य सभी मशीनों को सप्लाई क्या उससे मिलती रहेगी। मानकर चलिए कि कोई एक जनरेटर सडनली शट डाउन हो जाता है, सडनली, तो एकाएक जो मशीन है जिसको पावर आपने दिया है वो एकाएक बंद हो जाएगी और उसमें स्पार्किंग या शॉर्ट सर्किट की या सडनली बंद हो जाए तो संभावना बनती है। यदि आपने दो जनरेटर का पैरेलल ऑपरेशन कर दिया है तो होगा यूं कि जनरेटर यदि एक बंद भी हो जाता है तो दूसरा चालू रहेगा और वो आपके लोड को कुछ देर के लिए संभाल सकता है, मतलब कि आपकी जो सिस्टम की कंटिन्यूटी है वो बनी रहेगी।
तो डीसी शंट और कंपाउंड मशीनों को समांतर क्रम में संयोजित करके हम क्या कर सकते हैं, इसे प्रचलित कर सकते हैं। चलिए अब देखेंगे कि डीसी शंट जनरेटर का समांतर ऑपरेशन मतलब कि पैरेलल ऑपरेशन कैसा करते हैं। तो हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, जनरेटर का पैरेलल ऑपरेशन क्यों किया जाता है, ये मेन है। यदि मेन पॉइंट आपको समझ में आ गया तो आप इसके अंदर की सारी चीज़ें समझ जाएंगे। तो पैरेलल ऑपरेशन आप शंट जनरेटर, अब आपको पता है कि शंट जनरेटर किस टाइप से होता है। शंट फील्ड वाइंडिंग मिलेगी आपको और यहाँ पर मिलेगी आर्मेचर वाइंडिंग, ये दो वाइंडिंग हो गई। इन दोनों वाइंडिंग का कनेक्शन जो हो जाएगा उस टाइप से जब कनेक्शन करेंगे आर्मेचर के समांतर में यदि आप फील्ड वाइंडिंग को जोड़ देते हैं तो ये कैसा बन जाता है, जनरेटर डीसी शंट जनरेटर बन जाता है। अब यही डीसी शंट जनरेटर का हमें पैरेलल में ऑपरेशन करना है तो हमें किन किन पॉइंट्स को ध्यान देना होगा। सबसे पहले तो टर्मिनल में पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा है, इस टर्मिनल को ध्यान देना होगा हमें, क्योंकि यदि कोई एक और जनरेटर है और उसके पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल पे आपने ध्यान नहीं दिया, आपने दूसरे जनरेटर का निगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया और दूसरा टर्मिनल निगेटिव से पॉजिटिव को जोड़ दिया आपने, तो आपका कनेक्शन तो डिफरेंट हो गया। तो जब डिफरेंट हो जाएगा तो आपको जो यहाँ पर पैरेलल ऑपरेशन होगा क्या, नहीं होगा, आपको टर्मिनल कनेक्शन भी चेक करना होगा। तो डीसी शंट जनरेटर को समांतर क्रम में संयोजित करने के लिए दो शंट जनरेटरों के मेन बस बार से क्या करना पड़ेगा, हमें जोड़ना होगा। अब बस बार क्या होता है, बात ये होती है। तो बस बार क्या होता है, आप एक जनरेटर को दूसरे जनरेटर जब कनेक्ट करेंगे तो हमें बस बार की आवश्यकता होगी। मतलब कि बस बार में एक पॉजिटिव, देखो ये डीसी का बस बार है तो एक पॉजिटिव टर्मिनल का होगा बस और एक हो जाएगा नेगेटिव टर्मिनल का। तो आपके पास यदि दो जनरेटर है तो दोनों जनरेटर के पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव से ही जोड़ेंगे। आप मानकर चलिए ये जनरेटर ए है, ठीक है। अब इस जनरेटर ए में ऐसे दो टर्मिनल है, एक है पॉजिटिव टर्मिनल और यहां पर देखेंगे तो एक है नेगेटिव टर्मिनल। तो आपको पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव से जोड़ना होगा और यहां पर दूसरा जनरेटर भी है, इसमें भी दो टर्मिनल है, तो आपको पॉजिटिव टर्मिनल को इस बस के पॉजिटिव से ही जोड़ना पड़ेगा। इट मीन्स जनरेटर का पॉजिटिव टर्मिनल बस बार के पॉजिटिव टर्मिनल से ही जुड़ना चाहिए, ठीक है, और नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ना चाहिए। इस टाइप से आपको कनेक्शन करना होगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, बस बार से इस प्रकार जोड़ा जाता है कि दोनों जनित्र के पॉजिटिव सिरे बस बार के पॉजिटिव सिरों से जुड़ेंगे, नेगेटिव टर्मिनल बस बार के नेगेटिव सिरे से जुड़ेंगे। अब हम क्या करेंगे, रियोस्टेट के द्वारा दोनों जनरेटर की वोल्टेज क्या करेंगे, समान करेंगे। यदि जनरेटर ए 220 वोल्ट जनरेट कर रहा है तो जनरेटर बी भी 220 वोल्ट ही जनरेट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये 250 वोल्ट जनरेट कर रहा है जनरेटर ए और जनरेटर बी 220 वोल्ट जनरेट कर रहा है, तो दोनों के वोल्टेज में तो परिवर्तन हो गया, एक 250 हो गया और एक 220 हो गया, तो इसमें तो प्रॉब्लम हो जाएगी, प्रॉब्लम होगी ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों के जो टर्मिनल वोल्टेज हैं उसे कांस्टेंट करना होगा। और हम ऐसा यदि नहीं होता तो कांस्टेंट, यदि दोनों समान रेटिंग के रहेंगे तो कांस्टेंट हो जाएंगे, और नहीं होंगे तो अलग से हमें क्या करना पड़ेगा, एक रियोस्टेट लगाना होगा और रियोस्टेट के द्वारा दोनों जनरेटर के टर्मिनल वोल्टेज को क्या कर लेंगे, हम समान करेंगे और जनरेटर G2 का मेन स्विच क्या कर देंगे, फिर हम ऑन कर देंगे और उसको फुल स्पीड से चलाएंगे। कैसा करेंगे, फुल स्पीड से चलाएंगे। अब फुल स्पीड से जब चलाएंगे तो ध्यान रखना है कि इसमें अमीटर में जो करंट है वो दोनों के अमीटर में करंट क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो यहाँ पर यदि अमीटर लगा हुआ है तो यहाँ पर अमीटर में जो करंट है उसकी रेटिंग भी दोनों इक्वल होना चाहिए, टर्मिनल वोल्टेज भी इक्वल होना चाहिए, करंट भी इक्वल होना चाहिए कि नहीं। फिर हमें स्पीड भी देखना पड़ेगा,
देखना पड़ेगा कि नहीं। तो जब यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि अमीटर में जो धारा होगी वो समान होनी चाहिए, और लोड डालने के लिए जनरेटर G2 को क्या करेंगे, रियोस्टेट के द्वारा कंट्रोल करेंगे, जिससे जनरेटर G2 पर करंट का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और G1 पर कम हो जाएगा। तो लोड को दोनों जनरेटर पे क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे। मतलब भैया यहाँ कैसा करेंगे, 220 कितना होता है, 220, ये होगा आपका 220 वोल्ट जनरेटर, ठीक है। ये 220 वोल्ट ये उठा लेगा, 220 वोल्ट दूसरा उठा लेगा, मतलब दोनों जनरेटर समान लोड उठा लेंगे, और समान लोड उठाएंगे तो ये टर्मिनल, ये जो वोल्टेज है ये भी समान हो जाएंगे। मानकर चलिए कि 440 वोल्ट का यहाँ पर हमें लोड चाहिए, इतना वोल्टेज चाहिए हमें, और हमारे पास जो जनरेटर है वो 220 वोल्ट के हैं, और हमारा जो लोड है ये 440 वोल्ट का है। कितने का है, 440 वोल्ट का है। तो इसे जो सप्लाई देंगे 440 वोल्ट चाहिए। तो हमने क्या किया, एक जनरेटर को 220 वोल्ट जनरेट किया और दूसरे जनरेटर से 220 वोल्ट जनरेट किया, और दोनों को हमने कनेक्ट करके यहाँ पर कितना दे दिया, 440 वोल्ट। मतलब कि यहाँ बैलेंसिंग कंडीशन होना चाहिए। पैरेलल ऑपरेशन कब होगा, यदि मैं 40 की स्पीड में चल रहा हूँ तो सुखदेव को भी वही गाड़ी 40 की स्पीड में चलाना पड़ेगा, अपनी गाड़ी को। मेरी गाड़ी भी 40 की स्पीड में चलेगी, सुखदेव की गाड़ी भी 40 की स्पीड में चलेगी, तब पैरेलल ऑपरेशन होगा कि नहीं। मतलब दोनों समांतर में चलेंगे। यदि मेरी जो स्पीड है वो 60 की हो जाए और सुखदेव की स्पीड 40 की रहे तो पैरेलल ऑपरेशन हुआ क्या, मतलब समांतर में चल रहे हैं क्या, हम नहीं चल रहे हैं। वैसा यहाँ पर भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो G1 है जनरेटर, ये इसमें करंट का मान बढ़ जाएगा तो ये इसमें वोल्टेज का मान कम हो जाएगा। तो क्या करेंगे, लोड को दोनों जनरेटर पर डिवाइड कर देंगे, और इसके लिए कौन हो जाएगा, रियोस्टेट जिम्मेदार होगा। हम रियोस्टेट के द्वारा इसको कंट्रोल करेंगे, किसके द्वारा, रियोस्टेट के द्वारा, ठीक है। जिससे लोड दोनों मशीनों पर क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। अब भैया लोड इस पर हो गया 220 और दूसरे पर हो गया 220, अब टोटल चाहिए हमें 440। तो ये दो भाग में डिवाइड हो जाएगा, और जनरेटर G2 को क्या कर देंगे हम, बंद करने के लिए लोड करंट को 0 पर लाकर स्विच को बंद कर देंगे। तो ऐसे से क्या कर सकते हैं, दूसरे पर लोड डाल सकते हैं। ये जो सिचुएशन हुई दूसरे पर लोड डालने की हुई, तो एक का जो लोड करंट का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, और जनरेटर को क्या करेंगे, बस बार से हम अलग करके प्राइम मूवर को बंद कर देंगे। तो मतलब कि एक जनरेटर यदि खराब पोजीशन में आ रहा है तो उसका लोड दूसरे जनरेटर में डाल सकते हैं। फिर एक दूसरी कंडीशन ये होगी कि दोनों जनरेटर को समांतर में चला के लोड कनेक्ट कर दें। दो सिचुएशन होगी ना। अरे मानकर चलिए ये सर्किट डायग्राम है, और इस सर्किट डायग्राम में ये वाला जो जनरेटर है, जनरेटर 1 खराब हो गया। मानकर चलिए ये वोल्टेज नहीं बनाकर दे रहा है, मानकर चलिए ये जो है वोल्टेज बनाकर नहीं दे रहा है, मतलब इसमें फॉल्ट आ गया, मेंटेनेंस का काम आ गया। अब हमें सर्किट को बिना बंद किए, मतलब कि इस सप्लाई को बिना बंद किए हमें क्या करना है, इस जनरेटर को चेंज करना है। तो वही रेटिंग का ये भी जनरेटर है, हम क्या करेंगे, इसे बस बार से जोड़ देंगे। कनेक्शन ऐसा रहेगा कि सेम जैसा इसका कनेक्शन है वैसा ही कनेक्शन रहेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लोड को धीरे धीरे शिफ्ट करना है इस जनरेटर पर। मतलब जनरेटर 1 का जो लोड है वो जनरेटर 2 में शिफ्ट करना है। तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में ये मेंटेनेंस में आ जाएगा, समझ रहे हैं आप, मतलब कि ये बंद हो जाएगा, ये मेंटेनेंस में ला लेंगे आप। आपने बिना सर्किट को बंद किए लोड को शिफ्ट कर दिया जनरेटर 2 में, अब जनरेटर 2 चालू रहेगा, ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। आपने इसमें मेंटेनेंस का काम कर लिया। ये तो हुआ कि कंडीशन कब होगी, जब ये जनरेटर 2 उस लोड को उठा सकता है, उसकी कैपेसिटी है। सेकेंड कंडीशन ये होगी कि हमारे पास जनरेटर 2 छोटे छोटे हैं और हमें लोड ज़्यादा है, हमारे पास लोड ज़्यादा है, मतलब कि जनरेटर के लोड, ये जो जनरेटर है उसकी वो जो सिंगल लोड है उसको डबल लोड में जब तक कन्वर्ट नहीं करेंगे
मतलब कि दोनों जनरेटर जब तक ऑन नहीं करेंगे तब तक उस लोड को नहीं उठा सकता। तो मानकर चलिए यही हम आपको बता रहे थे, ये जो जनरेटर है, ये दोनों जनरेटर को जब हम ऑन करते हैं मतलब कि पैरेलल में ऑपरेशन करते हैं, तभी ये 440 वोल्ट को यह दोनों जनरेटर उठा सकते हैं। ये समांतर प्रचालन की वही बात, पैरेलल ऑपरेशन की। ये सेकंड कंडीशन होती है। और सेकंड कंडीशन में जनरेटर जो है, दोनों जनरेटर को हम सेम रेटिंग में, सेम वोल्टेज में और सेम टर्मिनल का कनेक्शन करके ऑन करेंगे। और जब ये ऑन हो जाएंगे तो ये जो जनरेटर G1 है ये 220 वोल्ट जनरेट कर रहा है, तो वोल्ट मीटर से यहाँ पर रीडिंग दिखा देगा। और ये जो जनरेटर 2 है, यहाँ पर ये एक वोल्ट मीटर लगाएंगे तो ये भी रीडिंग दिखा देगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक टर्मिनल वोल्टेज, ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है, इसका टर्मिनल वोल्टेज और इसका टर्मिनल वोल्टेज हम चेक कर लेंगे। जैसे ही होगा तो यहाँ पर हम लोड को एक समय में कनेक्ट कर देंगे। जब लोड को एक ही समय में एट अ टाइम कनेक्ट करेंगे तो ये 220 वोल्ट दे देगा और ये 220 वोल्ट दे देगा, तो आपका लोड जो है वो कनेक्ट हो जाएगा। तो आप दोनों जनरेटर का पैरेलल ऑपरेशन करके इस लोड को उठा सकते हैं। तो ये सिचुएशन कब की होगी, जब आपके पास लोड ज़्यादा है और जनरेटर जो है वो कम रेटिंग का है, मतलब कि ये अकेला जनरेटर इस लोड को नहीं उठा सकता। हमने क्या किया, आपने क्या किया, यहाँ पर जनरेटर G1 लिया और इसी रेटिंग का सेम जनरेटर था G2। आपने कैलकुलेशन किया कि भैया ये कितना 220 वोल्ट उठा रहा है, ये कितना 220 वोल्ट देगा, ये 220 वोल्ट 220 वोल्ट, दोनों को हम यदि हम पैरेलल ऑपरेशन कर दें तो हमें 440 वोल्ट मिल जाएगा। और ये लोड जो है ये 440 वोल्ट इसको चाहिए। कैलकुलेशन कर लिया हमने। हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेम टर्मिनल का कनेक्शन कर देंगे, करंट चेक कर लेंगे, वोल्टेज चेक कर लेंगे, दोनों को पैरेलल में ऑपरेट कर देंगे। जब दोनों का पैरेलल में कनेक्शन हो जाएगा, समांतर में कनेक्शन हो जाएगा, तो ये 440 जो वोल्ट है, जो लोड है, ये दोनों मिलके इस लोड को कैरी कर लेंगे। इस टाइप से किया जाता है। तो पैरेलल ऑपरेशन हम इस टाइप से करते हैं। क्लियर है, सभी को समझ में आया। कंपाउंड जनरेटर का पैरेलल ऑपरेशन करने के पीछे सेम वही सिस्टम होगा इन दोनों में, है कि नहीं। तो इस विधि में क्या है कि इक्वलाइजर होता है एक, उसका प्रयोग करते हैं, लेकिन कनेक्शन दोनों का सेम होता है। ठीक है, उसके बाद यदि हम देखें यहाँ पर डीसी जनित्र में कौन कौन सी हानियाँ होती है, तो लॉसेस आपको मालूम है, रोटेटिंग पार्ट है तो भाई यहाँ पर विंडेज एंड फ्रिक्शन लॉस तो होगा ही। घर्षण हानि होगी कि नहीं होगी, होगी। तो डीसी जनरेटर में एक लॉसेस और जुड़ जाते हैं, जैसे ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस और कॉपर लॉस होता है, वैसे ही डीसी जनरेटर में तीसरा लॉस ऐड हो जाता है और उसका नाम है यांत्रिक लॉस, मैकेनिकल लॉस। ठीक है, मैकेनिकल लॉस ऐड हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब देखिए डीसी जनरेटर में कॉपर लॉस भी होगा। क्यों होगा आपको मालूम है, क्योंकि कॉपर की वाइंडिंग होती है, तो कॉपर लॉस तो होगा ही। सेकंड यहाँ पर देखेंगे तो सेकंड है आयरन लॉस, क्योंकि इसकी जो कंस्ट्रक्शन होता है वो आयरन का कोर लगा होता है ना इसमें भी। तो जैसे ट्रांसफार्मर में कोर होता है, वैसे यहाँ पर कोर होता है इसमें भी, क्योंकि फील्ड वाइंडिंग, और फील्ड वाइंडिंग देखेंगे आप तो फील्ड वाइंडिंग किस पर लगी रहती है, फील्ड पोल के ऊपर। तो फील्ड पोल लगा हुआ है यहाँ पर, और फील्ड पोल के बाद में क्या लगा हुआ है, यहाँ पर देखेंगे आप तो आर्मेचर लगा हुआ है। तो आर्मेचर में भी यहाँ पर उसके कोर में लॉस होगा, और उसी के कोर में कौन कौन से लॉस होंगे, एक तो हो जाएगा ईडी करेंट लॉस, ईडी करेंट लॉस, और दूसरा हो जाएगा हिस्टेरिसिस लॉस, हिस्टेरिसिस लॉस। अब ये ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको पोल को लेमिनेटेड करते हैं। क्लियर है सभी को, लेमिनेटेड किया जाता है। और यहाँ पर हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए क्या करते हैं, हम सिलिकॉन का बनाते हैं, सिलिकॉन स्टील का बनाते हैं। ठीक, सिलिकॉन स्टील का बनाते हैं। कैसे याद रखेंगे, हिस्टेरिसिस में डबल आई है, यहाँ पर दिख रहा है हिस्टेरिसिस में डबल आई, सिलिकॉन में भी डबल आई दिख रहा है आपको। तो आप इस टाइप से याद रखेंगे, यदि आपको याद नहीं रहता तो। ईडी करेंट लॉस यदि लिखा हुआ है, ईडी करेंट लॉस में आप देखेंगे लास्ट में डबल डी है और यहाँ पर भी डी है, तो आप इस टाइप से याद रख सकते हैं यदि आप बार बार भूलते हैं तो।
ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम पोल को क्या करेंगे, लेमिनेटेड करेंगे, और हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए हम क्या बनाएंगे, इसे सिलिकॉन स्टील का बनाएंगे। तो हिस्टेरिसिस में डबल आई है, सिलिकॉन में भी डबल आई है, आप इस तरीके से इसे याद रख सकते हैं। थर्ड पॉइंट आता है आपका यांत्रिक क्षति, अर्थात कि मैकेनिकल लॉस। ये जो मैकेनिकल लॉस है ये किसके कारण होता है, रोटर के घूमने के कारण। किसके कारण होगा, रोटर के घूमने के कारण ही होगा। और यही रोटर के घूमने के कारण ही, इसी रोटर के घूमने के कारण ही मैकेनिकल लॉस होता है। फ्रैक्शन एंड विंडेज लॉस के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसे याद रखेंगे। तीनों लॉस आपको पता है, कॉपर लॉस, आयरन लॉस और मैकेनिकल लॉस। 3 प्रकार के लॉस इसमें होते हैं डियर। ठीक है, कॉपर लॉस किस में होगा, कॉपर लॉस, कॉपर की जो वाइंडिंग है, कॉपर की वाइंडिंग में कॉपर लॉस होगा। कॉपर की वाइंडिंग लपेटी होती है, कहाँ कहाँ लपेटी होती है, तो ये फील्ड पोल में भी होता है, फील्ड वाइंडिंग जिसे कहते हैं आप। ठीक है, और सेकंड क्या हो जाएगा, आर्मेचर वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग। ये दोनों वाइंडिंग में कॉपर की वाइंडिंग की हुई है तो इसमें कॉपर लॉस हो जाएगा। क्लियर है सभी को। तो उसके बाद यहाँ पर जो लॉसेस होते हैं, देखो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, आर्मेचर क्षति, तो आर्मेचर में वाइंडिंग है तो आर्मेचर लॉस हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड है शंट फील्ड क्षति, तो शंट फील्ड वाइंडिंग लगी होती है तो शंट फील्ड वाइंडिंग में कौन सी क्षति हो जाएगी, शंट फील्ड लॉस। शंट फील्ड वाइंडिंग में शंट फील्ड लॉस, सीरीज फील्ड वाइंडिंग में सीरीज फील्ड लॉस हो जाएगा। और इंटरपोल में भी तो वाइंडिंग होती है भैया, तो इंटरपोल में वाइंडिंग होती तो इंटरपोल लॉस भी तो होगा, तो इंटरपोल की वाइंडिंग में भी लॉस होगा क्योंकि कॉपर की ही वाइंडिंग होगी। उसके बाद ब्रश संपर्क प्रतिरोध क्षति, तो ब्रश भी तो कम्यूटेटर के ऊपर है और ये जो कम्यूटेटर किसका बना है, हार्ड ड्राउन कॉपर का बना है, मतलब कि वो भी तो तांबे का ही बना है ना, ताम्र का बना है, तो उसमें भी तो लॉसेस होंगे। तो इसीलिए ब्रश कांटेक्ट और प्रतिरोध क्षति भी होता है। तो ये कितने प्रकार के हो गए, यहाँ पर 4 प्रकार के हो गए। ये 4 प्रकार के कॉपर लॉस को हम यहाँ पर स्पेसिफाई करते हैं। क्लियर है सभी को। उसके बाद यदि हम देखें यहाँ पर तो सेकंड है आपका ईडी करंट लॉस, हिस्टेरिसिस लॉस देखते हैं। चलो अब ये जो किस में होता है, आयरन लॉस में होता है। किस में होगा ये, आयरन लॉस में। अब आयरन लॉस में कैसे होगा, हमने इसके पहले डिफाइन भी किया था कि ये जो आयरन लॉस है ये हमेशा कोर में होता है। किस में होता है दोस्तों, कोर में होता है। अब यही कोर में आयरन लॉस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो आर्मेचर और फील्ड के जो कोर होते हैं उसमें विद्युत शक्ति की क्षति होती है, मतलब कि ये जो पावर लॉस होता है इसमें क्या होता है, पावर लॉस। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बार बार मैग्नेटाइज और बार बार डीमैग्नेटाइज होता है। ये बार बार चुंबकित होगा फिर विचुंबकित होगा, चुंबकित होगा पहले फिर विचुंबकित होगा। तो ये चुंबकित और विचुंबकित होने में ये गर्म हो जाते हैं, हीट हो जाते हैं, हीटेड हो जाते हैं। तो यही हीटेड के कारण हीट जो है वो आइस्क्वायर मतलब कि उष्मा हानि करेगा और वही लॉसेस यहाँ पर हमें नजर आएंगे फिर हीट के रूप में। तो ये जो है आयरन लॉस को 2 प्रकार से डिफाइन किया गया है। पहला है हिस्टेरिसिस और दूसरा है ईडी करंट लॉस। तो भंवर द्वारा जो हानि है यहाँ पर देखेंगे हिस्टेरिसिस लॉस। हिस्टेरिसिस लॉस में क्या होता है कि लौह आदि चुंबकीय पदार्थ बार बार क्या होते हैं, चुंबकित होते हैं और बार बार विचुंबकित होते हैं। तो बार बार आप मैग्नेटाइज करेंगे फिर डीमैग्नेटाइज करेंगे, पहले मैग्नेटाइज किया आपने फिर डीमैग्नेटाइज किया, तो ये बार बार चुंबकित और विचुंबकित होने से क्या होती है, पावर लॉस होती है, शक्ति हानि होती है। ठीक है, जो पावर है वो पावर की हानि होती है। तो पावर की हानि होगी मतलब पावर की खपत होगी, तो पावर की खपत होगी तो आपको टर्मिनल पर वोल्टेज कम मिलेगा। तो यहाँ पर वही चीज़ देखा जाएगा, ये जो है बार बार चुंबकित और विचुंबकित होने के कारण अर्थात बार बार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होने के कारण विद्युत शक्ति की खपत होती है, जिसे आप हिस्टेरिसिस क्षति या हिस्टेरिसिस लॉस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका जो फार्मूला होता है ये एग्जाम में पूछा जाता है।
दिस इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये फार्मूला एग्जाम में पूछा जाता है और यही फार्मूला आपको याद रखना है। इस फार्मूले को लिख लीजिए। यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, हिस्टेरिसिस की बात कर रहे हैं। हिस्टेरिसिस तो ऐसा लिखा होगा W और ऐसा H लिखा होगा। कैसा लिखा होगा? H। H से क्या समझेंगे हम? हिस्टेरिसिस लॉस। W के नीचे यदि शॉर्ट फॉर्म में H लिखा हुआ है तो आप क्या समझेंगे? हिस्टेरिसिस लॉस। और सामने आपको इस टाइप से ईटा का सिंबल मिलेगा। कैसा मिलेगा? ईटा का सिंबल। ईटा समझते हैं आप? इस टाइप से N को लंबा खींच देते हैं तो ईटा बन जाता है, तो ये ईटा का सिंबल मिलेगा। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर B और नीचे M लिखा होगा, या तो कहीं पर B मैक्सिमम भी लिखा हो सकता है, या तो B और बेस में क्या लिखा रहेगा? M लिखा रहेगा। तो ये क्या होता है, उस पर 1.6 की पावर भी चढ़ी रहती है, घात चढ़ी होती है। तो यहाँ पर देखेंगे तो WH क्या हो गया दोस्तों? हिस्टेरिसिस लॉस। और ये जो हिस्टेरिसिस लॉस होता है इसकी इकाई होती है वाट। क्या होती है? वाट। उसके बाद जो ईटा लिखा हुआ है ये होता है हिस्टेरिसिस कोएफिशिएंट, मतलब कि ये हिस्टेरिसिस नियतांक हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा। हिस्टेरिसिस कांस्टेंट हो जाएगा, इसे नियतांक कहेंगे, हिस्टेरिसिस नियतांक। ठीक है, अब ये जो B मैक्सिमम लिखा है BM, B मैक्सिमम बोले या BM बोले, बात एक ही है। शॉर्टकट में BM भी लिखते हैं या शॉर्टकट में B मैक्सिमम भी लिखा जाता है। तो ये जो M होगा ये बेस में होगा। कैसा होगा? बेस में लिखा जाएगा इसे। तो ये हो जाएगा अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। क्या हो जाएगा? अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। तो ये जो है मतलब कि इस कोर में जो मैक्सिमम फ्लक्स प्राप्त होगा, मतलब चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व, घनत्व का मतलब जैसे कि ये कोर टुकड़ा है और ये चुंबकीय फ्लक्स इतना बना रहा है, इतने एरिया में बना रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जो फ्लक्स है कि इसकी लाइन एकदम पास में है, एकदम पास में है, तो ये चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बना रहा है। इसकी डेंसिटी ज़्यादा है कि नहीं, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक है, उसी की बात की जा रही है। तो ये हो जाएगा अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, और इसकी इकाई जो होती है वे वेबर पर मीटर स्क्वायर होती है। क्या होती है? वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? अब उसके बाद में यहाँ पर डॉट लिखा हुआ है और इस टाइप से F लिखा हुआ है। क्या लिखा है? F। और तो F से क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी। F से क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब कि आवृत्ति। तो ये आपको मालूम है ये हर्ट्ज में होती है। कैसे होती है? हर्ट्ज में होती है फ्रीक्वेंसी। और ये चुंबकीय जो है परिवर्तनों की संख्या पर डिपेंड करती है, जितना परिवर्तन होगा फ्रीक्वेंसी F हर्ट्ज में होगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर V लिखा होगा, V कैपिटल V लिखा होगा। तो ये क्या हो जाएगा? कोर का आयतन, जिसे V कहते हैं, ये क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। वॉल्यूम यानी आयतन। तो कोर का आयतन हो जाएगा। इसको वोल्टेज नहीं समझना है, यही गलती करते हैं सभी स्टूडेंट, और एग्जाम में यही पूछा जाता है इस फार्मूले में V का क्या अर्थ है, V का क्या मतलब है, और यही चीज़ फिर आपको याद नहीं रहता। इसलिए आपको क्या करना है, ये जो V लिखा है ये कोर का आयतन होता है, और आपको मालूम है ये घन में होता है। आयतन क्या में हो जाएगा? LBH मिलेगा ना, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, LBH। तो इसीलिए ये मीटर क्यूब हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? मीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये तीन प्रकार से। अब यहाँ पर ये जो फार्मूला इसमें क्या क्या है, WH इज इक्वल टू ईटा B मैक्सिमम 1.6 की पावर है, वो फ्लक्स डेंसिटी का मान है, FV। क्या हो जाएगा? FV। तो इस तरीके से आप इसे याद रखेंगे। यहाँ पर हिस्टेरिसिस लॉस कब होता है कि बार बार जो चुंबकीय पदार्थ है, मतलब कोर जो है, ये बार बार चुंबकित और बार बार विचुंबकित हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर पावर की खपत होती है और यहाँ पर हिस्टेरिसिस लॉस उत्पन्न होता है। क्लियर है सभी को? इसके बाद देखेंगे हम ED करंट लॉस। इसके बाद क्या देखेंगे दोस्तों? ED करंट लॉस। चलिए, ED करंट लॉस क्या होता है? तो ये फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत के अनुसार ही ED करंट लॉस को स्पेसिफाई किया गया है। चलिए,
ईडी करंट लॉस को क्या कहा जाता है, ये ईडी करंट लिखा है जिसे भंवर धारा हानि कहा जाता है। ईडी करंट लॉस में फैराडे के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र में, किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक में जब विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड हो और वहां पर जो कंडक्टर है वो गति कर रहा है, मतलब कि रोटेट कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो वहां पर उस कंडक्टर में क्या उत्पन्न होता है, विद्युत वाहक बल। क्योंकि नियम ही है, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कंडक्टर को घुमाया जाता है तो उस कंडक्टर में फ्लक्स के कटने के कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो ये वही नियम की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो नियम कहलाता है ये फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम कहलाता है। तो ये सिद्धांत का है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र में यदि किसी कंडक्टर को घुमाया जाता है तो उसमें क्या उत्पन्न होगा, ईएमएफ उत्पन्न होगा। तो इसके प्रत्येक अनुरूप आर्मेचर के कोरों में भी क्या उत्पन्न करेगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न करेगा, क्योंकि फ्रेम तो पूरा एक साइज का है ना, तो उसमें भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न, क्योंकि वो भी एक प्रकार का कंडक्टर ही है। आर्मेचर कोर जो है, आर्मेचर का पूरा कोर, पूरा भाग जो है वो भी एक प्रकार का कंडक्टर है, क्योंकि वो भी धातु का बना है, तो वो भी एक प्रकार का कंडक्टर ही तो हुआ, उसमें भी तो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में जब रोटेट करेगा तो उसमें भी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो पूरे फ्रेम में, मतलब कि आर्मेचर के कोर में, आर्मेचर के जो स्लॉट है पूरे कोर में ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है कंडक्टर के जैसे ही, क्योंकि आर्मेचर जो है ये पूरा कंडक्टर ही है, एक प्रकार का कंडक्टर ही है, तो उसमें भी ईएमएफ इंड्यूस्ड होने लगता है। कॉइल में तो होगा ही, लेकिन होल आर्मेचर में भी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ठीक है। अब ये ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा तो ये ईएमएफ भी तो कोर में सर्कुलेट होगा, पूरे कोर में, इस कोने से लेकर ऊपर, ऊपर से नीचे, ऐसा ईएमएफ सर्कुलेट होता है। तो अब ये जो ईएमएफ है, इस विद्युत वाहक बल के कारण कोरों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धाराएं अनावश्यक रूप से विद्युत शक्ति की खपत करती है, मतलब कि इलेक्ट्रिकल पावर की खपत करती है, मतलब ये भी कहीं ना कहीं नुकसान कर रही है। तो टर्मिनल वोल्टेज का मान है घट जाएगा, तो यहाँ पर ईडी करंट लॉस उत्पन्न होगा। कौन सा लॉस उत्पन्न होगा, ईडी करंट लॉस उत्पन्न होगा, क्योंकि पूरे आर्मेचर जो है, आर्मेचर के कोरों में ये ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी और ये ईएमएफ जब फ्लो होगी तो यहाँ पर अनावश्यक रूप से जो विद्युत वाहक बल है उसमें करंट का भी मान होगा, तो ये पूरे कोर में सर्कुलेट होगा। जब पूरे कोर में सर्कुलेट होगा तो इलेक्ट्रिकल पावर की खपत होगी, वहाँ पर कंजप्शन होगा, तो खपत होगा तो वो हीट के रूप में, उष्मा के रूप में प्राप्त होगा हमें। किस रूप में होगा, उष्मा के रूप में। तो ये जो ईडी करंट क्षति होगी, इस क्षति के कारण कोर क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, पूरे मशीन को गर्म कर देगा ये, क्योंकि आर्मेचर भी पूरा एक कंडक्टर है, पूरा आर्मेचर जो है कोर, ये भी पूरा एक कंडक्टर है। अब उसमें भी, वो भी चुंबकीय क्षेत्र में घूम रहा है पूरा आर्मेचर, अब उसमें लगी वाइंडिंग तो घूम ही रही है, पूरा आर्मेचर घूम रहा है, तो पूरा आर्मेचर घूम रहा है तो वो भी लोहे का बना हुआ है, मतलब कि सिलिकॉन स्टील का बना हुआ है, तो उसमें भी करंट, मतलब कि ईएमएफ उत्पन्न होगा। और जब उसमें ईएमएफ उत्पन्न होगा तो उसमें भी करंट सर्कुलेट होगी पूरे कोर में, तो उस करंट, वो जो सर्कुलेट होगी, अब ये किसी और से हम टर्मिनल के माध्यम से उसे बाहर तो निकाल नहीं सकते, निकाल सकते हैं क्या, नहीं निकाल सकते। तो वो क्या करेगी, अब वो ईएमएफ आर्मेचर के कोर को गर्म करेगी, हीट करेगी, उष्मा उत्पन्न करेगी। तो यहाँ पर ये उष्मा जो है, मतलब कि मशीन को गर्म कर देगी, और ये जो क्षति है, कुल क्षति का कम से कम 20 to 30% होता है, 20 से 30%। तो हमें क्या करना होगा, हम क्या कर सकते हैं, हम इसे कैसे बचाएंगे? तो हमें इसे बचाने के लिए क्या करेंगे, ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए जो कोर जिस मटेरियल का बना हुआ है, उस मटेरियल में कुछ ऐसे एलॉय मिश्र धातु हम बना दें या मिक्स कर दें कि ये ईडी करंट लॉस को ही एलिमिनेट कर दें। तो हम क्या करते हैं, लेमिनेटेड कर देते हैं। हम क्या करेंगे, कोर को लेमिनेटेड कर देंगे, मतलब एक एक पत्ती को इंसुलेटेड करेंगे। मतलब मानकर चलिए कोई एक पत्ती है, उस पत्ती को इंसुलेट कर दिया, फिर दूसरी पत्ती को जोड़े तो वो पूरी पत्तियां इंसुलेटेड रहेगी, तो एक एक पत्ती अलग अलग हो जाएगी। तो पूरे कोर में
करंट फ्लो नहीं होगी, सर्कुलेट होगी। बीच में क्या आ गया, रेजिस्टेंस आ गया ना बीच में तो हमने इंसुलेशन चढ़ा दिया है, इंसुलेटेड कर दिए, तो वो जो कोर में करंट फ्लो होना था वो नहीं होगी। और जब वो कोर में करंट फ्लो नहीं होगी तो वो हीट भी नहीं कर सकती, गर्म नहीं होगा, और गर्म नहीं होगा तो आर्मेचर की वाइंडिंग भी जलेगी नहीं। तो कितना अच्छा अरेंजमेंट किए हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, कोर या मशीन को ये गर्म कर देते हैं, और ये कम से कम 20 to 30% तक इस क्षति को कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला दिया हुआ है, और ये फार्मूला आपको याद रखना है डियर। चलिए फार्मूला क्या है, फार्मूला में जैसे हमने ईडी करंट लॉस में, हिस्टेरिसिस लॉस में देखा था, वैसा ही फार्मूला ईडी करंट लॉस का भी होगा। थोड़ा सा अंतर हो जाएगा, यहाँ पर लेमिनेशन की जो थिकनेस है टी से शो किया जाएगा, लेमिनेशन का जो थिकनेस है वो आ जाएगा बस। चलिए कैसा हो जाएगा, इसे लिखेंगे WE से, ई से क्या हो जाएगा, ईडी करंट लॉस, क्या हो जाएगा, ईडी करंट लॉस, ई से क्या हो जाएगा डियर, ईडी करंट लॉस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जैसे उसमें बी मैक्सिमम लिखा था वैसे यहाँ पर भी बी मैक्सिमम लिखा हुआ है, और उस पर घात कितनी है, 2 की पावर है इसमें, उसमें पावर कितनी की थी, 1.6 की पावर थी। तो ये जो BM है ये मैक्सिमम चुंबकीय फ्लक्स हो जाएगा, मतलब कि अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर ईडी करंट को हम जब मेजरमेंट करेंगे तो इसकी इकाई क्या होती है, वाट होती है, ये याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। ईडी करंट लॉस ज्ञात करने की मतलब ईडी करंट की जो इकाई है वो क्या होगी, तो वाट होगी, दोनों में वाट होगी, क्योंकि पावर कंज्यूम कर रहे हैं तो दोनों में वाट होगी। अब ये बी मैक्सिमम जो लिखा है ये अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है, और इसकी इकाई जो होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर होती है, आपको याद रखना होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। एफ से हो जाएगा फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में, और ये जो टी लिखा है इसे टेम्परेचर समझने की भूल नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, मशीन गर्म हो जाती है तो हम यही सोचते हैं कि ये टेम्परेचर टी यानी टेम्परेचर तो नहीं है। और क्वेश्चन निकालने वाला, पेपर निकालने वाला सबसे पहले ये टी से टेम्परेचर ही देगा 4 ऑप्शन में, कि इस फार्मूले में इस टी का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर फार्मूले बी मैक्सिमम का स्क्वायर हो जाएगा, एफ का स्क्वायर हो जाएगा, और टी का भी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब तीनों में वर्ग है। किसमें है, तीनों में वर्ग है। तो ये किसके लिए है, ईडी करंट लॉस वाले जो फार्मूले है उसमें तीनों में स्क्वायर है, स्क्वायर वर्ग है। तो यहाँ पर टी क्या हो जाएगा, लेमिनेशन की मोटाई। तो आपने एक एक सिलिकॉन स्टील लेमिनेटेड जो पट्टी है जिसको आपने लेमिनेशन चढ़ाया है उस पट्टी की मोटाई हो जाएगी, मतलब कि लेमिनेशन की मोटाई हो जाएगी, मतलब आपने पेंट जो किया है वो कितनी मोटी है, उसकी लेयर कितनी थिकनेस है, कितनी मोटी है, तो उस थिकनेस के बारे में यहाँ पर मोटाई के बारे में बताया गया है। टी से हो जाता है थिकनेस, क्या हो जाएगा, थिकनेस, और थिकनेस यानी क्या होता है, मोटाई, क्या होता है, मोटाई। तो इसकी जो है इकाई क्या हो जाएगी, mm में हो जाएगी, mm में हो जाएगी ना, लंबाई गुणित चौड़ाई, तो ये mm में हो जाएगी, थिकनेस की मोटाई mm में हो जाएगी, आपको इस टाइप से याद रखना है। उसके बाद आता है यांत्रिक क्षति। तो सभी स्टूडेंट को मालूम है डीसी जनरेटर में यांत्रिक क्षति जो होती है वो आर्मेचर के घूमने के कारण ही होती है कि नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे यांत्रिक क्षति, मैकेनिकल लॉस, तो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा आर्मेचर के वायु घर्षण से, आर्मेचर के वायु घर्षण से बियरिंग के घर्षण तक, एक तो एयर फ्रिक्शन भी होगा और बियरिंग में भी फ्रिक्शन होगा, घर्षण होगा, इसलिए तो उसे लुब्रिकेट किया जाता है, वार्निश ग्रीस वगैरह चढ़ाते हैं ना, ग्रीस लगाते हैं आप, तो उसका कारण यही है। तो आर्मेचर में एक तो एयर फ्रिक्शन होगा, दूसरा बियरिंग फ्रिक्शन होगा, और ब्रशों के कम्यूटेटर के साथ भी फ्रिक्शन होगा, 3 जगह होगी, ध्यान रखिएगा। पहला हो जाएगा आर्मेचर के वायु घर्षण, दूसरा हो जाएगा बियरिंग में घर्षण, और तीसरा हो जाएगा ब्रश और कम्यूटेटर में घर्षण। ब्रश के द्वारा कम्यूटेटर के ऊपर घर्षण होगा। तो ये 3 घर्षण होंगे जो मैकेनिकल लॉस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मैकेनिकल लॉस को रिप्रेजेंट करने वाले 3 फैक्टर हो गए। और ये जो है
लॉसेस उत्पन्न करते हैं, जिसे आप मैकेनिकल लॉस या यांत्रिक लॉस कहते हैं। डीसी मशीनों में होने वाले यांत्रिक लॉस को हम इस तरीके से स्पेसिफाई करते हैं। स्पेसिफाई करने के तरीके जो हैं, सबसे पहले है स्ट्रे लॉस। स्ट्रे लॉस में देखेंगे तो लौह क्षति प्लस यांत्रिक क्षति दोनों मिक्स हो जाते हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ से एक एक क्वेश्चन निकलते हैं। नियत मतलब कि कांस्टेंट लॉस कौन सा होता है, कांस्टेंट लॉस क्या है? तो कांस्टेंट लॉस में देखेंगे तो ये होता है आयरन लॉस और मैकेनिकल लॉस और शंट फील्ड लॉस। अब आयरन लॉस क्यों बोला गया है, आयरन लॉस क्यों बोला गया है, कांस्टेंट लॉस के रूप में आयरन लॉस को क्यों लिया गया है? तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर क्या होता है, आयरन लॉस को कांस्टेंट लॉस के लिस्ट में इसलिए लिया गया है क्योंकि कोर में जो होने वाला लॉस है उसे आप चेंज नहीं कर सकते। वो कोर यथावत उतने ही साइज का बना रहेगा, उससे 4 टर्न कम नहीं कर सकते और 4 टर्न ज़्यादा नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो तो स्थिर भाग है ना आर्मेचर का कोर। आर्मेचर के कोर की 4 पत्ती निकाल दोगे तो कम हो जाएगी क्या? हमें निकाले नहीं सकते हम, क्योंकि उसका मैकेनिकल मैनेजमेंट इस टाइप से है। तो ये लौह जो हानि है, मतलब कि कोर लॉस, जिसमें से ईडी करंट लॉस और हिस्टेरिसिस लॉस ये दोनों आ जाएंगे कोर में। क्लियर है सभी को? उसके बाद मैकेनिकल लॉस। मैकेनिकल लॉस में आर्मेचर में जो वायु घर्षण होना है वो तो जायज़ है, होगा ही, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, उसे आप नहीं रोक सकते। उसके बाद बेयरिंग के घर्षण, तो बेयरिंग को तो आप निकाल ही नहीं सकते, नहीं तो आपका जनरेटर ही नहीं घूमेगा, तो इसे निकाल ही नहीं सकते। तो बेयरिंग घर्षण जायज़ है, स्वाभाविक है, होगा ही। हाँ, कुछ % कम कर सकते हो आप, हो सकता है उसमें आप बेयरिंग में ऑयल ग्रीसिंग कर दें, स्मूथ चलने लगे, लेकिन उससे ज़्यादा कम नहीं कर सकें, अंततः कुछ ना कुछ % घर्षण जरूर होगा। उसके बाद है ब्रशों के कम्यूटेटर के साथ घर्षण। तो ये तो बिना ब्रश के तो आप आउटपुट तो निकाल ही नहीं सकते टर्मिनल वोल्टेज, तो ये तो घर्षण जायज़ है। तो ये जो है ये मैकेनिकल लॉस में आ जाएगा। उसके बाद ये शंट फील्ड लॉस जो है, ये अलग से शंट फील्ड लॉस, इसे भी क्यों ऐड किया गया है शंट फील्ड लॉस को? तो ध्यान दीजिएगा, शंट फील्ड लॉस इसलिए ऐड किया गया है क्योंकि ये जो शंट जो है, अर्थात कि फील्ड वाइंडिंग की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे हम, यहाँ पर फील्ड वाइंडिंग की बात की नहीं जा रही है। शंट का मतलब कि जो पोल है, पोल के तो 4 पत्ती निकाल नहीं सकते आप। जो पोल बना हुआ है वो भी तो सिलिकॉन स्टील का बना है ना, तो वो भी तो एक कोर ही है, उसके ऊपर वाइंडिंग लपेटा है आपने। तो ये जो शंट फील्ड जो क्षति है इसको भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो फील्ड वाइंडिंग होती है, फील्ड वाइंडिंग को आप इस तरीके से बनाते हैं, और ये जो फील्ड वाइंडिंग है, जो कोर है, मतलब कि जो पूरी फील्ड वाइंडिंग है, ये भी सिलिकॉन स्टील मतलब कि स्टील का ही बना होता है। ठीक है, तो स्टील का बना है तो उसमें भी तो लॉस होगा, क्योंकि उसमें भी सर्कुलेट होगी ना करंट, तो बार बार मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज उसमें भी तो होगी, तो उसको भी चेंज नहीं कर सकते। पोल की आकृति को बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता उसमें, इसीलिए ये कांस्टेंट लॉस के अंतर्गत आते हैं। मतलब कि ये होना जायज़ है, तय है, कोई भी जनरेटर बनाएंगे ये कांस्टेंट लॉस तीनों होना जायज़ है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा डियर स्टूडेंट। उसके बाद है अस्थिर लॉस, मतलब ये जो अस्थिर लॉस है इसे आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। नंबर ऑफ टर्न कम कर देंगे, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे अस्थिर लॉस में क्या क्या होता है, मतलब कि वेरिएबल लॉस में क्या क्या होता है। तो वेरिएबल लॉस में देखेंगे तो आर्मेचर लॉस, तो आर्मेचर की जो वाइंडिंग में जो लॉस हो जाएगा आर्मेचर लॉस। उसके बाद है सीरीज फील्ड क्षति, तो सीरीज फील्ड में जो है वो क्षति उसको भी कम कर सकते हैं आप। उसके बाद डीसी मशीन में क्या क्या हो जाएगा, कुल क्षति मतलब टोटल लॉस क्या क्या होता है, टोटल लॉस क्या हो जाएगा। जनरेटर में यदि हम निकालें, ये डीसी जनरेटर है और डीसी जनरेटर में टोटल यदि हमें लॉस निकालना है, क्योंकि एक तो भाई कांस्टेंट लॉस है और दूसरा है वेरिएबल लॉस, दोनों टाइप है ना। एक कांस्टेंट लॉस है मतलब कि नियत क्षति, और दूसरा है अस्थिर क्षति। तो ये नियत मतलब ये स्थिर कहलाता है, इसे क्या कहेंगे दूसरे शब्दों में स्थिर क्षति, और दूसरा है अस्थिर क्षति। तो इंग्लिश में कहेंगे इसे कांस्टेंट लॉस और दूसरा हो जाएगा वेरिएबल लॉस। ये दोनों लॉस को जब आप ऐड कर देंगे तो टोटल लॉस निकल जाएगा, इसीलिए ये फार्मूला दिया रहता है कांस्टेंट लॉस प्लस वेरिएबल लॉस। इसे क्या कहेंगे हम, कांस्टेंट लॉस
कांस्टेंट लॉस, और इसे क्या कहेंगे, वेरिएबल लॉस। डियर रसगुल्ला, समझ में आया आपको? चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम यहाँ पर। तो कुछ पूछना चाहते हैं? ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे इफिशियंसी ऑफ डीसी जनरेटर। तो ये नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इफिशियंसी ऑफ जनरेटर, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। अब ये इसके फार्मूले की बात करें तो बिल्कुल एकदम इजी है, ये 2 सेकंड में खत्म हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों डीसी जनित्र जो है, इसमें इफिशियंसी की बात किया जाए तो इफिशियंसी को आप इस तरीके से समझ सकते हैं। कैसे? डीसी मशीन के द्वारा आउटपुट विद्युत शक्ति और इनपुट शक्ति, मतलब कि यहाँ पर दोनों को समझेंगे। आउटपुट में आपको क्या मिल रहा है, विद्युत शक्ति मिल रहा है, और इनपुट में क्या दे रहे हैं आप, यांत्रिक शक्ति दे रहे हैं। भाई इनपुट में जनरेटर को हम मैकेनिकल पावर दे रहे हैं और जनरेटर हमें आउटपुट के रूप में इलेक्ट्रिकल पावर दे रहा है। तो यहाँ पर आउटपुट तो ऐसे ही बन गया, फार्मूले से ही बन गया। क्या बनेगा? इफिशियंसी निकालना है हमें, जिसे ईटा से शो किया जाता है। एन को लंबा घुमाएंगे, उसकी पूंछ बना देंगे तो ईटा बन जाएगा डियर। तो यहाँ पर आउटपुट विद्युत शक्ति, तो आप इसे समझ सकते हैं आउटपुट अपान इनपुट। भाई आपने आउटपुट क्या दिया, विद्युत शक्ति दिया, और इनपुट में क्या लिया आपने, यांत्रिक शक्ति। तो आउटपुट अपान इनपुट क्या कहलाती है, जनरेटर की दक्षता कहलाती है। आउटपुट अपान इनपुट जनरेटर की दक्षता कहलाती है। अब जनरेटर की यदि प्रतिशत दक्षता निकालना है, परसेंटेज निकालना है आपको, ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। तो यहाँ पर यदि जनरेटर की प्रतिशत दक्षता निकालते हैं तो आउटपुट विद्युत शक्ति अपान इनपुट यांत्रिक शक्ति इंटू क्या करना पड़ेगा, हमें 100 से गुणा कर देना पड़ेगा, क्योंकि प्रतिशत ही 100 है। 100 से क्या करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है। तो जनरेटर की प्रतिशत निकालेंगे तो इसका फार्मूला क्या बना डियर स्टूडेंट, यहाँ पर बना आउटपुट विद्युत शक्ति अपान इनपुट विद्युत शक्ति इंटू 100। याद करना नहीं है, हमें समझना है, आपको माइंड लगाना है कि जनरेटर जो है उसको इनपुट हम मैकेनिकल पावर देते हैं, अर्थात कि यांत्रिक शक्ति देते हैं, तो इनपुट के रूप में दिया जाता है, और आउटपुट से हमें क्या मिलता है, वहाँ पर विद्युत शक्ति मिलता है। तो आउटपुट विद्युत शक्ति अपान इनपुट यांत्रिक शक्ति इंटू 100, ये आपके दक्षता का फार्मूला हो गया। इफिशियंसी आप निकाल लेंगे, जनरेटर की प्रतिशत दक्षता। अब यहाँ पर जो है कुछ यांत्रिक दक्षता और अलग अलग दक्षता निकाली जाती है, तो इसे फार्मूले से कैसे निकालेंगे, ये इसका भी फार्मूला देख लीजिए। चलिए फार्मूला क्या है यहाँ पर देख लो। यांत्रिक दक्षता कैसे निकालते हैं, तो यांत्रिक दक्षता कैसे, इनपुट पावर देते हैं ना हम जनरेटर को, उसके शाफ्ट में हमने क्या दिया, इनपुट दिया, और इनपुट के रूप में हम क्या देते हैं, यांत्रिक पावर, मैकेनिकल पावर देते हैं। तो यहाँ पर यदि हमें विद्युत दक्षता निकालना है तो वैसे ही यांत्रिक जब दक्षता निकालेंगे तो हमें क्या करना होगा। देखिए यांत्रिक दक्षता कैसे निकालेंगे, उत्पन्न विद्युत शक्ति, मतलब कि ये आउटपुट ही हो गया ना, जनरेटर में आउटपुट के रूप में विद्युत शक्ति मिल रही है आपको, और इनपुट के रूप में यांत्रिक शक्ति मिल रही है, तो ये यांत्रिक दक्षता का फार्मूला हो जाएगा। आप यांत्रिक दक्षता को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब यदि समीकरण के तौर पर लिखें, मतलब न्यूमेरिकल तौर पर लिखें इसे हम, तो कैसा लिखेंगे, ई क्या है, ई इंटू आई ए। तो ये जो ई इंटू आई ए दिख रहा है ये ईएमएफ है और ये आर्मेचर करंट है। क्लियर दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, ईएमएफ, और ये क्या हो जाएगा, आर्मेचर करंट। अपान में क्या है, बीएचपी, ब्रेक हॉर्स पावर। बीएचपी क्या है, ब्रेक हॉर्स पावर, और इसमें जो गुणा हो जाएगा 735.5 का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 735.5 का हो जाएगा। तो आप ई इंटू आई ए अपान बीएचपी ब्रेक हॉर्स पावर इंटू 735.5 आपको इस तरीके से कैलकुलेशन करना होगा। ये हो जाएगा मैकेनिकल। तो ईटा को लिखेंगे ऐसा लंबा लिखेंगे, एन का साइज बड़ा, और यहाँ पर फिर एम लिखेंगे। बोलिए कुछ, ब्रेक हॉर्स पावर,
ब्रेक हॉर्स पावर मतलब कि अश्व शक्ति जो होती है ना, जो अश्व शक्ति होती है मतलब हॉर्स पावर हो गया, तो उसमें ब्रेक हॉर्स पावर जो जोड़ दी है तो उसका मान ही है, इसके बारे में बताते हैं फिर हम आपको। वैद्युत दक्षता जो है, हालांकि इसका फुल फॉर्म याद रखिए, ब्रेक हॉर्स पावर, ठीक है, क्या लिखेंगे इसको, ब्रेक हॉर्स पावर। यांत्रिक दक्षता भी आप निकालेंगे तो इसका भी फार्मूला सेम है। वैद्युत यांत्रिक दक्षता जैसे आपने निकाले थे वैसे ही वैद्युत दक्षता का भी फार्मूला सेम है। कैसा निकालेंगे, आउटपुट वैद्युत शक्ति, तो यहाँ पर भी ऐसे ही था, यहाँ पर उत्पन्न वैद्युत शक्ति था, यहाँ पर आउटपुट वैद्युत शक्ति है, अपान उत्पन्न वैद्युत शक्ति। तो दोनों का जो मान है यहाँ पर देखेंगे तो मान सेम ही है, लिखा वैसा ही है, लेकिन यहाँ पर उत्पन्न वैद्युत शक्ति है और यहाँ पर आउटपुट वैद्युत शक्ति है। क्योंकि जब आप वैद्युत दक्षता निकालेंगे तो वैद्युत के बारे में निकालेंगे ना हम, तो यहाँ पर करना क्या होगा, आउटपुट वैद्युत शक्ति अपान उत्पन्न वैद्युत शक्ति, तो ये दोनों का अनुपात हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा दोस्तों, ये हो जाएगा आउटपुट वैद्युत शक्ति मतलब कि टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, टर्मिनल वोल्टेज, जिसे VT से शो किया जाता है। और यहाँ पर ये जो शक्ति है वैद्युत शक्ति, आप लोड को कनेक्ट करेंगे ना इसमें, तो लोड की करंट भी आ जाएगी, तो वोल्टेज के साथ यहाँ पर करंट भी आ जाएगी, तो ये हो जाएगा IL। क्योंकि आप क्या निकाल रहे हैं, दक्षता पावर के रूप में, तो यहाँ पर ईटा जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा टर्मिनल वोल्टेज इंटू लोड करेंट अपान E इंटू IA। तो ये जो E इंटू I है ये है आपका EMF, जनरेट EMF, और ये आर्मेचर करंट। तो ये आर्मेचर की जो करंट है यही तो जिम्मेदार होती है, इसलिए तो इंटू में है, ठीक है। और व्यावसायिक दक्षता यदि आप निकालते हैं तो व्यावसायिक दक्षता यहाँ पर देखेंगे तो आउटपुट वैद्युत शक्ति अपान इनपुट यांत्रिक शक्ति, इसका फार्मूला होता है। और यहाँ पर इसे टर्मिनल वोल्टेज इंटू IL जैसा यहाँ पर लिखा था वैसे ही आपको यहाँ पर भी लिखना है, बस ये वाला जो पार्ट है ये चेंज हो जाएगा, अर्थात कि नीचे आ जाएगा ब्रेक हॉर्स पावर इंटू 735.5 आ जाएगा। तो आपको इस तरीके से लिखना है। तो यहाँ पर इसे ब्रेक हॉर्स पावर को ब्रेक अश्व शक्ति कहा जाता है। अभी आप जब पूछ रहे थे तो ये उसका मतलब ये होता है ब्रेक अश्व शक्ति, ठीक है, जिसे BHP से शो किया जाता है। इंग्लिश में कहेंगे तो ब्रेक हॉर्स पावर या ब्रेक अश्व शक्ति। E से हो जाएगा प्रेरित विद्युत वाहक बल जो वोल्ट में होता है। I से हो जाएगा लोड करेंट, ठीक है, ये एम्पियर में होता है। IA से हो जाएगा आर्मेचर करंट, ये भी एम्पियर में होता है। और VT से हो जाएगा टर्मिनल वोल्टेज जो हमें आउटपुट के रूप में प्राप्त होता है। तो आप इस तरीके से इन्हें समझ सकते हैं दोस्तों। अब यदि हम दक्षताओं में संबंध की बात किया जाए तो रिलेशन बिटवीन इफिशियंसीज, तो इसमें क्या हो जाएगा, कॉमर्शियल इफिशियंसी, ये हो जाएगी आपकी कॉमर्शियल एफिशिएंसी। तो कॉमर्शियल एफिशिएंसी आप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ये इसका फार्मूला है, इस फार्मूले से आप इसे निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज इंटू लोड करेंट अपान क्या हो जाएगा, ब्रेक हॉर्स पावर इंटू 735.5। आप इस तरीके से इसे निकाल सकते हैं।